नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ममता बनर्जी के सारे ड्रामे पर बंगाल के गवर्नर ने पानी फेर दिया है। ममता बनर्जी ये कह रही थी कि हम सीन क्रिएट करेंगे, हम दूसरे डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। कैसे? वो ये कह रही थी कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी और जब असेंबली जुटेगी नई वाली और जब नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा तो वो ब्लैक डे होगा डेमोक्रेसी का, क्योंकि वो इस्तीफा नहीं देंगी और फिर भी एक नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। ये उनका पूरा ड्रामा था। वो ममता बनर्जी डोनाल्ड ट्रंप बनना चाह रही थी। लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी डोनाल्ड ट्रंप इन सारी होंगी, ये साड़ी पहने हुई डोनाल्ड ट्रंप लगेंगी। कैसे? आप याद कीजिए कि 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे तो उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया था। कैपिटल हिल पे उन्होंने अपने समर्थकों को बुला करके हंगामा करवाने की कोशिश की थी। बाद में तो उनको डराया धमकाया गया तो वहां से चले गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा कभी नहीं दिया था। ये आप ध्यान लिए, ये ध्यान रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी हारने के बाद इस्तीफा नहीं दिया था। बाद में जो बाइडेन को शपथ दिलाई गई थी तो ममता बनर्जी भी यही ड्रामा करने के चक्कर में थी। लेकिन ममता बनर्जी शहीद बनना चाह रही थी कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, फिर भी देखो किस तरह से इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है वगैरह वगैरह। लेकिन उस पर ठंडा पानी वहां के गवर्नर ने फेर दिया है, क्योंकि 7 तारीख को पश्चिम बंगाल के असेंबली की मियाद खत्म हो गई, टेन्योर खत्म हो गया और पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने असेंबली ही डिसॉल्व कर दी, कैबिनेट को ही डिसॉल्व कर दिया और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रही। यह इनका इलाज बहुत ढंग से किया गया है। ममता बनर्जी जो ड्रामा करना चाह रही थी ना कि वो हमको बर्खास्त करें और प्रेसिडेंट रूल लगाएं और हम उसको एक बड़ा मुद्दा बनाएं, लेकिन उनको पता नहीं है कि दिल्ली में भी चाणक्य बैठे हुए हैं। और जाहिर है, देखिए, ये कभी कोई बड़ा मुद्दा था ही नहीं, ये तो एक बेशर्मी थी और एक संवैधानिक संकट पैदा करने की कोशिश थी ममता बनर्जी की, क्योंकि कोई भी विधानसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है और जब विधानसभा की मियाद खत्म हो रही है 5 साल के बाद, तो फिर आप वैसे भी जब सदस्य ही नहीं रहेंगी तो आप मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे? बड़ा स्पष्ट था। तो ममता बनर्जी 7 मई को जैसे ही विधानसभा डिसॉल्व हुआ तो मुख्यमंत्री पद से खत्म हो गई, क्योंकि कैबिनेट भी डिसॉल्व हो गया। उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए, वो जो ड्रामा करना चाह रही थी। लेकिन ममता बनर्जी अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं जी, और यह मुसीबत उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। देखिए, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है, उसमें अब खुल करके भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का हाथ है। या जिस तरह से मर्डर हुआ है, यह इतना प्री प्लान्ड है, इसमें इस तरह के प्रोफेशनल्स का हाथ है। देखिए, वो चंद्रनाथ धर जो हैं, रथ जो हैं, उनकी गाड़ी जा रही होती है स्कॉर्पियो, उसको आगे से एक गाड़ी जिसका नंबर प्लेट फर्जी होता है वो रोकती है। मोटरसाइकिल पे लोग आते हैं, 8 लोग होते हैं। स्कॉर्पियो की जो खिड़की है वहां पे पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो शीशा है वहां पे सटा के गोली मारी जाती है और तब तक इंतजार करते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। ये बिल्कुल प्रोफेशनल्स का काम है। जैसे ये सुपारी दी जाती है ना प्रोफेशनल शूटर्स को, वो ये काम है। और लोग अब क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के उस भाषण को याद कीजिए जिसमें अभिषेक बनर्जी ने यह कहा था कि अगर तुम हमें हराओगे तो 4 तारीख के बाद तुमको बताएंगे और फिर मुझे बताना कि तुम्हारा दिल्ली से कौन सा बाप है जो तुमको आके बचाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने जो कहा था वो किया है। और देखिए, ये जो चंद्रनाथ रथ हैं, चंद्रकांत रथ, शुभेंदु अधिकारी के पीए, ये भवानीपुर में उनका पूरा जो कैंपेन था उसको लीड कर रहे थे। भवानीपुर में जो जीत हुई है शुभेंदु अधिकारी की और ममता बनर्जी की जो शर्मनाक हार हुई है 15,000 वोट से, उसमें अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका थी तो चंद्रनाथ रथ की थी। वो एक लंबे समय से वो इंडियन एयरफोर्स में वो काम कर चुके थे, करीब 2 दशक तक काम किया था उन्होंने। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आकर के शुभेंदु अधिकारी को असिस्ट कर रहे थे, तब से जब वो तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे। इतने सौम्य व्यक्तित्व के मालिक चंद्रनाथ रथ, किसी से दुश्मनी नहीं, ये बिल्कुल
शुभेंदु अधिकारी को डराने के लिए, और चूंकि उन्होंने ममता बनर्जी को हराया, उनको शर्मसार किया उनके अपने ही घर से, क्योंकि देखिए जो भवानीपुर है वहीं में कालीघाट में उनका अपना घर है, वो खुद को वहां की बेटी कहती हैं। तो अब आरोप यह है कि ये जो हत्या हुई है चंद्रनाथ रथ की, शुभेंदु अधिकारी के पीए की, उसके पीछे की जो साजिश है, अंजाम तो प्रोफेशनल्स ने दिया है। ऐसा लग रहा है कि जो सुपारी किलर्स हैं उन्होंने दिया है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से जिस तरह से रेकी की गई है उस एरिया की, और जिस तरह से आपको पता है जो कार आकर के स्कॉर्पियो को रोकती है सामने से, उसका नंबर प्लेट जाली है, उसके चेसिस का नंबर जाली है, सब कुछ जाली है उसमें। तो ये बिल्कुल प्री प्लान मर्डर था। और अब यह आरोप लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने मिलकर के यह साजिश रची, जिसकी वजह से चंद्रनाथ रथ की जान गई। तो यह ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है। और जिस तरह से वो ये कह रही थी कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और हम एक तरह से शहीद होंगे, तो उसका भी मौका उनको नहीं दिया गया है। गवर्नर ने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है और कैबिनेट को भी डिसॉल्व कर दिया। तो अब उनके पास मुख्यमंत्री का ये पद भी नहीं रहा। ममता बनर्जी पूरी तरह से अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, गवर्नर ने फैसला ले लिया है। तो उनका पूरा जो ड्रामा था और शहीद बनने का जो वो सोच रही थी, वो सब कुछ खत्म हो गया है। अब देखिए ये जो चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है, अब जो चंद्रनाथ रथ की जो मां है, उनकी बात आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो कहती हैं कि दोषियों को फांसी की सजा देने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, उसकी जरूरत नहीं है। वो कहती हैं कि उनके लिए वो आजीवन कारावास चाहती हैं, ताकि वो उम्र भर अपने गुनाहों की सजा भुगते। और उनकी मां भी कह रही हैं कि ये इसके पीछे तो पूरी तरह से ये तृणमूल कांग्रेस के लोगों का हाथ है। और वो याद दिला रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था कि 4 तारीख के बाद दिल्ली के बाप भी तुम लोगों को बचा नहीं पाएंगे। तो उनकी मां कहती हैं कि 4 तारीख के बाद उन्होंने वही करके दिखाया है। और वो कहती हैं कि अगर मेरे बेटे की मौत किसी दुर्घटना में हुई होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने मेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, ये सब तृणमूल की रची हुई कहानियां हैं। देखिए ये जो वायलेंस है ना, पॉलिटिकल वायलेंस जो है, इसी के दम पे ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव जीतती रही है। गुंडों के दम पे वो सरकार चलाती रही है, वहां पे चुनाव जीतती रही है। और चंद्रनाथ रथ की जो हत्या है वो भी तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी का ही एक दूसरा प्रमाण है। शुभेंदु अधिकारी खुल के अभी ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास एक बड़ी जिम्मेवारी भी आ सकती है और पुलिस ने उनको कहा है कि आप थोड़ा संभल के बोलें। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि इसके पीछे पूरी तरह से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का हाथ है। अब देखिए सच्चाई क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगा और उससे पता चलेगा। लेकिन अगर सारे डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो बड़ा स्पष्ट है कि यह तृणमूल कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि चंद्रनाथ रथ ही वो व्यक्ति थे जो कि भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के कैंपेन को लीड कर रहे थे। और जो शर्मनाक हार हुई थी उससे ममता बनर्जी बिल्कुल बौखलाई हुई थी। अच्छा देखिए कि ममता बनर्जी एक रीजनल पार्टी चलाती हैं, लेकिन वो बात ऐसी करती हैं, उनके पास तो एडवाइजर्स भी हैं ना, उनके पास जो एडवाइजर्स भी हैं वो भी उनको पता नहीं क्या सलाह देते हैं। ममता बनर्जी अभी जो मीटिंग हुई उनके घर पे, वैसे भी उसमें बहुत सारे एमएलए आए नहीं हैं और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी तो खबर यह है कि 9 एमएलए उस मीटिंग में नहीं आए, लेकिन ये संख्या तकरीबन 45 से 50 तक है, जो कि ममता बनर्जी से खुश नहीं है। लेकिन उस मीटिंग में एक चीज और भी ममता बनर्जी ने कही जो कि बड़ी शर्मनाक है। और यह महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो हमारी हार हुई है, हम हारे नहीं हैं और इस मामले को हम इंटरनेशनल फोरम तक ले जाएंगे। मतलब वो इस एक चुनावी फैसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और ये भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। मतलब भारत का जो घरेलू मसला है उसको वो इंटरनेशनलाइज करना चाहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाना चाहती हैं। कहां ले जाएंगी? यूएन में ले जाएंगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएंगी, कहां ले जाएंगी वो? तो ये देखिए इनका जो चरित्र है ना, ये किस तरह से ये लोग भारत के प्रति भी कमिटेड नहीं है और भारत को शर्मसार करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी मौका ये छोड़ना नहीं चाहते। भारत को बदनाम करना ही शायद इनका एकमात्र उद्देश्य बन गया है। देश को बिट्रे करना, देश के साथ विश्वासघात करना। इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब है? इसी तरह की बात से यहां के इंस्टीट्यूशंस में लोगों का विश्वास घटता है। मतलब भाई आपको चैलेंज करना है तो आप जाइए, आपके पास रास्ता है, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, ये इंटरनेशनल कोर्ट में आप कहां जा रही हैं?
इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। मतलब ये भारत को तो बदनाम करना ही हुआ। भारत की संस्थाओं पे आपका कोई यकीन नहीं है, आप इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। देखिए ये सब ड्रामे हैं। ममता बनर्जी का ये जो ड्रामा ये अब ज्यादा चलेगा नहीं। और मैं आपको बता दूं, ये जो चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है, इसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, ये जो जांच होगी ना, उसकी आंच इन तक भी पहुंचेगी। या जिस तरह से मेटिक्यूलस प्लानिंग हुई है और ये हत्या हुई है प्रोफेशनल्स के द्वारा, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और सारी संकेत उनकी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और बीजेपी का जो रैंक फाइल है वो तो खुल के कह रहा है कि इन्हीं दोनों का कारनामा है, ये इन्हीं दोनों का हाथ है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और अभी 9 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा, तो उनको इन तृणमूल के गुंडों को सबक सिखाना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए जो कि एक मिसाल बने। ऐसे क्रिमिनल्स को सजा देना इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए और वो एक मिसाल बननी चाहिए। या 15 साल तक जो गुंडागर्दी इन लोगों ने की है, वही चीज झलक रही है। और आप गनीमत समझिए कि इस बार सेंट्रल फोर्स इलेक्शन कमीशन ने वहां इतनी बड़ी संख्या में मुहैया करवाया, वरना जो लोग वोट देने जा रहे थे ना, उनको ऐसे ही चुन चुन करके मारा जा सकता था। और पहले भी ऐसा किया गया, डर से कोई बोल नहीं सकता था। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ले लेगी, नए मुख्यमंत्री आ जाएंगे, तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ मर्डर है, ये जो हत्या, हिंसा, हिंदुओं के परसिक्यूशन, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं का अपमान, ये सारी जो चीजें हैं ना, इन सब का अंत होगा और पश्चिम बंगाल में के लोग खुली हवा में सांस ले पाएंगे। और देखिए, मैं एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार होगी उसको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हैं, जो दरअसल लेफ्ट फ्रंट के गुंडे थे, वो जब सरकार बदली तो तृणमूल में आ गए। और इस बार भी वो कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाएं, ताकि उनकी गुंडागर्दी चलती रहे और कट मनी का जो काम है, कमीशन लेने का जो काम उनका है, जो उनकी रोजी रोटी है, उस पर वो चलता रहे। तो भारतीय जनता पार्टी को इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी तरह से अगर ये भेष बदल के किसी भी तरह से पार्टी में घुसना चाहते हैं तो इनको बिल्कुल अलाउ नहीं करें, क्योंकि यही गुंडे पश्चिम बंगाल की बदनसीबी बन गए हैं। एक चीज मैं और बता दूं आपको, पश्चिम बंगाल में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए 2 नामों की चर्चा हो रही है, शुभेंदु अधिकारी की और अग्निमित्रा पॉल की। कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें बंगाल से आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी इस रेस में काफी आगे हैं। और आप मान के चलिए कि अगले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ही होंगे। हालांकि मोदी और शाह अंत में क्या फैसला लेंगे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो पॉलिटिकल सेंस है और जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो यही बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही अगले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।